हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन घोषाल स्वागत करता हूं आपका एडवांस्ड कोचिंग करिकुलम में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके लाइफ से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कैसे? आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं और पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी की स्थापना कहाँ से हुई? फ्रांस रेवोल्यूशन से। फ्रांस के डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के कारण ही पूरे दुनिया में क्रांतिकारियों को या फ्रीडम फाइटर्स को एक मोटिवेशन मिली। उन्हीं के फ्रीडम स्ट्रगल को देखकर पूरे दुनिया के फ्रीडम फाइटर्स को अपने देश में भी डेमोक्रेसी स्थापित करने की एक मोटिवेशन मिली। इस चैप्टर को आप अपने सिलेबस का पार्ट समझकर मत पढ़िएगा। आप अपने आप को एज ए कैरेक्टर देखिएगा इस चैप्टर का, फिर देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा। याद नहीं करनी पड़ेगी, फिर अपने आप सब अंदर से निकलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 1789 14 जुलाई सुबह का माहौल था। शहर में बड़ी अफरा तफरा थी। The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. राजा ने अपने सैनिकों को शहर के अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी। ऐसी अफवाह थी कि उन्होंने अपने सैनिकों को जनता के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं। Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. लगभग 7,000 लोगों ने टाउन हॉल में आकर उन्होंने अपना एक खुद का मिलिटिया, मतलब उन्होंने एक खुद की आर्मी क्रिएट करने की सोची। फिर वो टुकड़ों में बढ़ गए और जहाँ से हो सके उन्हें आर्म्स, एम्यूनिशन ये सब कलेक्ट करने की उन्होंने कोशिश करी। जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उन सब में उन्होंने हमला किया। वहाँ से उन्हें जो भी मिला वो उनको लेते गए। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. उन्होंने लगभग 100 लोगों के एक ग्रुप में जाकर बेसाइल के एक फोर्ट्रेस में हमला कर दिया। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ ज़रूर मिल जाएगा, यही सोच के उन्होंने वहाँ पे हमला किया। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. जब उन्होंने हमला किया तो उस फोर्ट के कमांडर की हत्या कर दी गई। उन्होंने सोचा था कि इसके अंदर बहुत से कैदी होंगे, लेकिन फाइनली वहाँ से सिर्फ 7 ही कैदी मिले और कुछ खास हथियार भी नहीं बरामद हुए। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. लोगों में इस बेसाइल के लिए बहुत ही घृणा थी, बहुत हेट करते थे, क्योंकि राजा जो है ना, उनके अगेंस्ट में जो भी आवाज़ उठाता था वो उन्हें वहाँ बंदी कर लेते थे। तो लोगों में एक ऐसा, मतलब उसका सिंबल क्रिएट हो गया था कि ये जो है ना, उनके आज़ादी के ऊपर एक रोक है। जो भी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा उनको यहाँ कैद कर लिया जाएगा। तो इसको डेमोलिश करके उन्हें एक सिंबलिकली विन विन सिचुएशन हो गई थी। उनको मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जीत की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ गए। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. उस फोर्ट्रेस के जो भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, हर बिल्डिंग्स में कुछ होता है, फ्रंट गेट में कुछ मूर्ति होते हैं, कुछ लाइटिंग्स वगैरह लगाए होते हैं, हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ एक आर्टिफैक्ट्स होता है। तो उस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद वहाँ पे जो भी उन्हें ऐसी चीज़ें मिली, उन्होंने उसको बाज़ार में बेच दिया। और किनको बेचा?
जिनको उनके जीत की खुशी के लिए इन चीज़ों को वो एज ए सिंबल अपने घर में सजा कर रखना चाहते थे। द डे दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। जैसे ही दिन बढ़ते रहे वहाँ और हालात ख़राब होते गए, लोग विद्रोह पर उतर आए। Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians look back upon his time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the King of France. लोगों में और भी एक कारण से गुस्सा भरा हुआ था। दिन ब दिन ब्रेड की प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। वहाँ का स्टेपल फूड था ब्रेड। ज़्यादातर लोग का खाने का जो हिस्सा था वो ब्रेड ही पूरा करता था। बहुत से इतिहासकारों का ऐसा मानना है, हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि बाद में जाकर जो लुइस 16 के मरने का कारण था, उस कारण का बिगिनिंग यहीं से स्टार्ट हुआ था। Though most people at that time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? ऐसे कुछ हिस्टोरियंस का मानना था, सभी लोग ऐसा नहीं मानते थे। जब ज़्यादातर लोग ही मतलब कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने कि वो इतना कर पाएंगे, तो ये इतना हुआ कैसे? चलिए इसी के बारे में अभी आगे डिस्कस किया गया। French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. लुइस 16 1774 में बार्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने इस यहाँ की गद्दी संभाली। He was 20 years old and married to Austrian princess Marie Antoinette. वो केवल 20 साल के थे, only 20 years old। उन्होंने यहाँ की गद्दी संभाली और उनकी शादी भी हो गई थी ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस एंटोनिएट के साथ, मैरी एंटोनिएट के साथ। Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. जब उन्होंने वहाँ की गद्दी संभाली, संपत्ति के नाम पे उन्हें कुछ नहीं मिला, फूटी कौड़ी भी नहीं। उनकी तिजोरी खाली पड़ी हुई थी। बहुत सालों से वे बहुत से देशों के साथ युद्ध में लगे हुए थे। उसी के कारण उनके जो संपत्ति थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी। वो अब दूसरे जगहों से लोन लेकर अपना गुजारा चला रहे थे। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. शौक बहुत पाल रखे थे उन्होंने। एक तो वार चल ही रही थी जिसमें इतने सारे खर्चे हो रहे थे, साथ ही इनका जो कोर्ट था, दरबार था, इसमें बहुत ही नामी दामी लोग बैठते थे। अब नामी दामी लोग होंगे तो उनके खर्चे भी होंगे। इन सब को मेंटेन करते करते उनके जो डेप्ट थे वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. फ्रांस ने अपने मित्र देश अमेरिका को उनकी कॉमन एनिमी ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटेन के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने ही यूएस के 13 कॉलोनीज़ को आज़ादी दिलाई। The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. इस युद्ध के कारण उनकी जो डेप्ट थे वे और 1 बिलियन लीवर बढ़ गए। पहले से ही उन्होंने 2 बिलियन लीवर का लोन ले रखा था। अभी इतना लोन बढ़ चुका था उनका कि दिन ब दिन मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था उनका। Lender who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on
interest payments alone. लेंडर्स जिन्होंने उनको पैसे दिए थे लोन में, उनको भी लग रहा था कि अब नहीं चुका पाएंगे। इस कारण से उन्होंने उनको डरा कर पैसे निकलवाने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा कि कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ये जल्दी से लोन पे करने की कोशिश करेंगे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. उनका जितना भी टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन होता था फ्रांस गवर्नमेंट का, उसका ज़्यादातर हिस्सा उनके इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता था। लोन दूर की बात है, इंटरेस्ट पेमेंट में ही उनका ज़्यादातर हिस्सा चला जाता था। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. उनके खर्चे संभल नहीं रहे थे, बोल के उन्होंने फ्रांस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब टैक्स बढ़ाई जाए। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid taxes. लेकिन इससे भी उनका जो काम नहीं बना, जितने भी टैक्स बढ़ा ले, क्योंकि उनके लोन बहुत ज़्यादा हो चुके थे। उस समय फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। द फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, जिसमें आपके बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेजेंट्स ये सब बिलोंग करते थे। और इन 3 स्टेट्स में से टैक्स पेमेंट का जिम्मा सिर्फ थर्ड स्टेट का होता था। टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे वही देते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स देते नहीं थे, लेते थे। The society of the states was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old Rome is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. उस समय फ्यूडल सिस्टम का प्रचलन था या प्रिवेलेंट थे। फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे सपोज एक आदमी है ए, उसका बेटा बी को ए के मरने के बाद उसकी जितने भी प्रॉपर्टी की अथॉरिटी हैं वो मिल जाएंगी, साथ में जो टैक्स कलेक्शन का जो अथॉरिटी था उनके पास में वो भी उनको मिल जाएगा। मतलब बचपन से ही जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो घर के जो लोग होते थे उनको बचपन से ही बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल जाते थे, जिस कारण से वो लोग को काम नहीं करना पड़ता था, बैठे बिठाए उन लोग को सैलरी मिल जाती। सैलरी मतलब क्या, वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता था, तो उसी से उन लोग का अच्छा खासा लग्जरियस लाइफ बीतता रहता था। Figure 2 shows how the system of state in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. थर्ड स्टेट में पीजेंट्स जो है वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन उन्हीं के स्टेट से आती थी, लेकिन लैंड उनके पास बहुत ही नाम मात्र का होता था। बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ लैंड पीजेंट्स के पास होता था, गिने चुने लोगों के पास में। However, only a small number of them on the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other rich members of the third estate. 60% of the land, church, nobles या फिर जो हाई क्लास वाले लोग होते थे उन्हीं के पास में होती थी। The church and other rich members of the third estate, the member of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. जैसे मैंने आप लोग को कहा कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उनको कुछ प्रिविलेजेस जन्म से ही मिली हुई होती थी। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. वही बचपन से ही उनको वहाँ पे जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती थी वो मिलती थी। और फ्यूडल ड्यूज़ का मतलब हो गया वही जो उनके लैंड बाउंड्री के अंदर में जो लोग काम करेंगे उनको
इनको टैक्सेस पे करने होते थे या रेवेन्यू कलेक्शन का अथॉरिटी इनके पास होता था। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building. पीजेंट्स लोग बहुत, उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता था। उन लोगों को बस टैक्स पेमेंट से ही छुटकारा नहीं था। टैक्स पेमेंट करने के बाद उनको इन ज़मींदारों के घर में काम करना पड़ता था, वहाँ के आर्मी में भी काम करना पड़ता था जब ज़रूरत होती थी, और वहाँ के रोड कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी उनको ही बुलाया जाता था। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. चर्च के पास में बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा होता था, और मतलब राजा उनको बहुत बड़ी ज़मीन दे देती थी और बोलती थी कि इससे जो भी कलेक्शन होता है उससे आप अपना मेंटेनेंस क्या करो। तो उस लैंड के बाउंड्री के अंदर में जो लोग पीजेंट्स लोग काम करते थे उनको टैक्सेस चर्च को पहले देना होता था, कुछ परसेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट मतलब राजा को भी टैक्सेस देने होते थे। फिर जाके जो बचता था वो अपने यूज़ के लिए वो रख सकते थे। तो चर्चेस को जो टैक्स दिया जाता था वो टीथस था, और स्टेट गवर्नमेंट को जो या फिर राजा को जो टैक्सेस दिए जाते थे वो थे टेल। And a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like the salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. टैक्स तो दे देते थे ये दोनों जगह, उसके अलावा भी और देखिए कितने जगह में उनको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होते थे। वो लोग जो सामान खरीदते थे उन सामान में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए होते थे। मतलब टैक्स पे टैक्स, उनको टैक्स देते देखते ही उनका मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाता था। और the struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जहाँ की 1715 में 23 मिलियन की पॉपुलेशन थी, 1789 तक वो 28 मिलियन की हो गई। This led to a rapid increase in the demand for food grains. Food production of grains could not keep pace with the demand. अब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी खाने का जो बढ़ेगा ही, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहे थे उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी। Production of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in the workshop, whose owner fixed their wages. अब प्रोडक्शन जब उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट, सामान का कॉस्ट बहुत तेज़ी से भाग रहा था, बहुत तेज़ी से फूड कॉस्ट बढ़ रहा था। वहाँ का जो स्टेपल फूड था ब्रेड, उसके प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। वो लोग जहाँ मैक्सिमम लोग तो पिजेंट्स के अंदर में काम करते थे, बाकी लोग जो होते थे वो कहीं बेकरी वगैरह या फिर कोई और फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे। तो वहाँ पे उनको कितना वेजेस मिलना है ये उनके मालिक तय करते थे, ना कि वो। उनको जो दिया जाता था उसमें अगर वो काम करने को राज़ी थे तो करते थे, अदरवाइज़ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, सामानों के दाम बढ़ रहे थे, उस हिसाब से लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही थी। So the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. तो इस तरह से जो गैप था अमीरों और गरीबों के बीच का, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सिचुएशन और भी बदतर तब हो जाते थे जब वहाँ या तो भूखमरी या मतलब कभी ड्रॉट, कभी फ्लड, इन सब कारणों से जब फूड प्रोडक्शन जो है और कम हो जाते थे, सिचुएशन उसमें बहुत ही बुरा हो जाता था। और ऐसा नॉर्मली ही वहाँ देखा जाता था क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अनस्टेबल था। This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the Old Reign. A growing middle class envisaged
an end to privileges. अब थर्ड स्टेट में एक तीसरा समाज बनकर उभर रहा था मिडिल सोसाइटी का। इनमें कुछ वो लोग होते थे जो या तो उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा अपने स्टेटस को ऊपर कर लिया था, या फिर कुछ वो लोग होते थे जिन्होंने नए बिजनेसेस स्टार्ट करके उन्होंने कुछ पैसे बना लिए थे। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. आंदोलन तो बहुत ही समय पहले से हो रहा था, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनका जो आंदोलन था ये एक सही दिशा में या फिर राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा। इस कारण से that would bring about change in the social and economic order, this was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. और इस कारण से इस फ्रीडम स्ट्रगल का जो दौर है वो उन लोगों के हाथ में आ गया जो अपने आप को थोड़ा ऊपर ले जाने में कैपेबल हो सके, जिन्होंने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करके अपना स्टेटस को थोड़ा ऊपर कर लिया था। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by rich members of the society. जैसा कि मैंने कहा कि इस मिडिल क्लास सोसाइटी में जो कुछ पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए थे, या फिर वो लोग जिन्होंने कुछ नए बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करके जैसे कपड़े का, सिल्क का, इन सब का बिजनेस स्टार्ट करके उन्होंने अपने स्टेटस को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया था। In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. इन पढ़े लिखे जो कैटेगरी के जो लोग थे, इनका ये मानना था कि समाज में किसी को भी जन्म से कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उनको जो भी अधिकार मिलना चाहिए वो उनके काम के और उनकी काबिलियत के ऊपर मिलना चाहिए। Rather, a person's social position must depend on its merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. तो कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने समाज में समानता की बात करी। उन्होंने ये कहा कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right. जॉन लॉक ने गवर्नमेंट के साथ में, उनका आंदोलन इतना अच्छा चल रहा था कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ में कुछ ट्रीटीज़ भी करी थी, और उन्होंने वहाँ पे ये डिमांड भी रखी कि राजा के पास में सारे अधिकार नहीं होने चाहिए। Of the monarch, Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो अकेला राजा नहीं चलाना चाहिए, उनमें लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि उनकी क्या ज़रूरत है, और उस हिसाब से राजा को डिसीजंस लिया जाना चाहिए। In the spirit of the law, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the execution and the judiciary. मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉ में ये कहा कि ये जो पावर है राजा के हाथ में, जो सारे पावर्स होते हैं, इस पावर का डिवीजन होना चाहिए। द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, इन तीनों में यह पावर बांटे जानी चाहिए ताकि किसी भी एक के हाथ में सारे पावर ना रहे, तो वो उस पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है।
This model of government was put into force in the USA after 13 colonies declared their independence from Britain. सिमिलर स्ट्रेटजी यूएस के आज़ादी के बाद उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करी थी। उन्होंने भी अपने कंट्री में पावर का डिवीज़न किया था। उसी से मोटिवेटेड होके फ्रांस के लोगों ने भी अपने देश में वैसे ही सिस्टम लागू करने की बात करी। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France. The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. इन फिलोसोफर्स की जो बातें थी ये लोगों के बीच आम चर्चा का मुद्दा बन गया था। वहाँ के मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में इन्हीं के बारे में बातें की जाती थी। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. कुछ लोग जो पढ़ लिख सकते थे वे इन बातों को पब्लिकली लाउडली रीड करते थे, इन मैसेजेस को, इन न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को, ताकि वो लोग भी इस बात को जान सके जो पढ़ लिख नहीं सकते। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. राजा ने लुईस 16 ने जो आगे टैक्स को बढ़ाने की इच्छा जाहिर करी, उन्होंने टैक्स को फर्दर इंक्रीज़ करने की जो अपना मन बनाया था, इसकी बात जब लोगों तक पहुंची उनमें और गुस्सा बढ़ गया। और इसके बाद ही आपका चालू हुआ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, द फ्रांस रिवॉल्यूशन। तो इस सीरीज़ को हम आगे नेक्स्ट सेकेंड सीरीज़ से बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।